Hello students, good evening to everyone. VKM India is here and you are welcomed in orientation once again. Students, today we are going to discuss a very famous lesson from English grammar that is very much important for your competitive exams. And this topic is known as causative verbs. Students, for your kind information, it's a complex in English grammar. It's a very complicated topic in English grammar as people say. ऐसा लोग कहते हैं. But don't worry, इस कॉम्प्लेक्स को, इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को मैं आपको एक बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ाने जा रहा हूं. और ये लेसन पूरा पढ़ने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह टॉपिक आगे आने वाले समय में आपके लिए समस्या बिल्कुल नहीं रहेगा. इट विल बी क्वाइट क्लियर, एकदम साफ तस्वीर हो जाएगी. कॉजेटिव वर्ब्स के यूजेस में आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी. बस जरूरत है इस वीडियो के अंत तक बने रहने की. इस वीडियो को अंत तक आप देखिए और कॉजेटिव वर्ब सीख लीजिए. आइए तो हम लोग पॉजिटिव वर्ब सीखने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स मुझे आपको यह बताना है कि पॉजिटिव वर्ब्स होते क्या हैं. पॉजिटिव वर्ब्स नॉर्मल यूज ऑफ वर्ब्स से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं. अगर हम बात करें एक नॉर्मल यूज ऑफ वर्ब की, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं. इस सेंटेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूं और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी मैं हूं. अर्थात जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर होता है, सब्जेक्ट ही मेन वर्ब को परफॉर्म करता है, तो ऐसी परिस्थिति में मेन वर्ब को हम नॉर्मल यूज ऑफ वर्ब मानते हैं. हम ये मानते हैं कि ये नॉर्मल यूज ऑफ वर्ब है. लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आती है जहां सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता. सब्जेक्ट नेवर गोज टू परफॉर्म. वह काम किसी और से कराता है, वह किसी और को बाध्य करता है, किसी और को प्रेरित करता है काम करने के लिए. अर्थात जब हमारे सेंटेंस में एक्शन सब्जेक्ट परफॉर्म ना करे, कोई और परफॉर्म करे और उसको परफॉर्म करने के लिए सब्जेक्ट प्रेरित करें, तो ऐसे वर्ब को हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं. कॉजेटिव वर्ब को हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं. प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब सब्जेक्ट हैज अ सिंगल जॉब टू इंस्पायर समवन एल्स टू परफॉर्म द एक्शन. सब्जेक्ट के पास एक काम होता है कि वो किसी और को इंस्पायर करे, उसे प्रेरित करे वो काम करने के लिए. इसीलिए इसको हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया भी कहते हैं. इस बात पर विचार करना है कॉजेटिव वर्ब क्या होता है, ये तो हमने समझ लिया. अब हमें इस बात पर विचार करना है कि कॉजेटिव वर्ब्स का प्रयोग हम कब कब करते हैं, किस सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम कॉजेटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं. इन प्रेरणार्थक क्रियाओं का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमें किसी को अलाउ करना हो, जब हमें किसी को फोर्स करना हो, किसी पर दबाव डालना हो, जब हमें किसी को ऑथराइज करना हो, जब हमें किसी को कन्विंस करना हो, जब हमें किसी को इंस्पायर करना हो. अर्थात किसी को बाध्य करना हो, किसी को प्रेरित करना हो, किसी को उस्काना हो, किसी को कन्विंस करना हो, तो उस परिस्थिति में हम लोग पॉजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं. अगर हम लिस्ट ऑफ पॉजिटिव वर्ब्स की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर में पॉजिटिव वर्ब्स गिनती के हैं. आप उन्हें यू कैन काउंट देम ऑन योर फिंगर्स. अगर पॉजिटिव वर्ब्स को हम काउंट करें तो सबसे पहले उसका नंबर आता है लेट. लेट का नंबर आता है. लेट का प्रयोग हम लोग एज ए पॉजिटिव करते हैं. इसके बाद मेक और कॉज का प्रयोग भी हम लोग पॉजिटिव में करते हैं. गेट और हैव का प्रयोग करते हैं
और आजकल मॉडर्न यूजेस में हेल्प का भी प्रयोग हम लोग एज ए कॉजेटिव करने लगे हैं। सो लेट्स सी, आई वांट टू रिपीट वंस अगेन। लेट का प्रयोग, मेक और कॉज का प्रयोग, गेट और हैव का प्रयोग और हेल्प का प्रयोग, इतने वर्ड्स का प्रयोग हम लोग कॉजेटिव के रूप में करते हैं। अब हमें एक एक करके एक यूजेस सीखने। वी हैव टू लर्न द यूजेस ऑफ दीज ऑल वर्ब्स इन ऑल डिफरेंट मैनर्स। सो जस्ट बी अटेंटिव एंड बी केयरफुल। फ्रेंड्स, आइए हम लोग लेट का प्रयोग सीखते हैं। लेट का प्रयोग करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि लेट का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी को अलाउ करना होता है, किसी को परमिशन देनी होती है। इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर काम करता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम लेट लिखते हैं, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं एंड ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। इस स्ट्रक्चर पे आप ध्यान देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यह बोलना हो कि मैंने उसे बोलने दिया, मैंने उसे बोलने दिया, तो आई लेट हिम स्पीक, आई लेट हिम स्पीक। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वह मुझे खेलने देता है, वह मुझे खेलने देता है, तो ही लेट्स मी प्ले। आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा और इसके दो एग्जांपल्स भी आपको अपने समझा दिए। लेट के प्रयोग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप स्ट्रक्चर को फॉलो करें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करें ऑब्जेक्ट के बाद। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द यूजेस ऑफ मेक एंड कॉज। ये मेक एंड कॉज कॉजेटिव वर्ब्स का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको सीखना जरूरी है। मेक एंड कॉज का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर हो सकता है। या तो आप मेक का प्रयोग करिए या कॉज का प्रयोग करिए, नो प्रॉब्लम इज देयर। और इसका प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी को फोर्स करना होता है कोई काम करने के लिए, किसी व्यक्ति को हमें बाध्य करना होता है कोई काम करने के लिए, तब हम मेक एंड कॉज का प्रयोग करते हैं। इसमें एक स्ट्रक्चर काम करता है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद मेक या कॉज लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। बी अटेंटिव, बी केयरफुल। इसमें भी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट, मेक और कॉज प्लस ऑब्जेक्ट आर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आगे कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट कुछ भी हो आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल देखते हैं। तुमने मुझे हंसा दिया, तुमने मुझे हंसा दिया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यू मेड मी लाफ, यू मेड मी लाफ। दूसरा सेंटेंस, वह तुम्हें सुला देगा, अर्थात सोने के लिए बाध्य कर देगा। तो हम बोलेंगे वह तुम्हें सुला देगा को इंग्लिश में हम बोलेंगे ही विल कॉज यू टू स्लीप, ही विल कॉज यू टू स्लीप। हाँ, एक चीज ध्यान देना है, अगर मेक होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू नहीं लगेगा और अगर कॉज होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगेगा। इस बात का आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं और अगला यूज हम लोग सीखते हैं गेट एंड हैव का। ये पॉजिटिव वर्ब का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं और दोनों स्ट्रक्चर के साथ में आपको एग्जांपल्स भी समझाऊंगा। सो जस्ट सी, गेट एंड हैव। गेट एंड हैव का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी को कन्विंस करना होता है या किसी को ऑथराइज करना होता है। जब हम किसी को कन्विंस करना चाहते हैं और किसी को ऑथराइज करना चाहते हैं तो उस परिस्थिति में हम गेट एंड हैव का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, गेट और हैव। गेट और हैव एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल हो सकते हैं, नो कंफ्यूजन इज देयर। या तो गेट का इस्तेमाल होगा या हैव का इस्तेमाल होगा। अकॉर्डिंग टू टेंस हम लोग गेट और हैव का इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब। हाँ, एक चीज ध्यान देना होगा आपको,
कि ये पॉजिटिव वर्ब्स में जितने वर्ब्स हम पढ़ा रहे हैं, ये सारे वर्ब्स आपके सेंटेंसेस में मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होंगे। इनको हम एज अ मेन वर्ब ट्रीट करेंगे। टेंस के सारे रूल्स इनके साथ हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद गेट और हैव लिखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और यहां भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। कैसे? अगर हमें बोलना है कि उसने अपने पति से खाना बनवाया, ध्यान दीजिए, पति को उसने राजी कर लिया खाना बनाने के लिए, कन्विंस कर लिया खाना बनाने के लिए, या उनको ऑथराइज कर दिया खाना बनाने के लिए। इन दोनों परिस्थितियों में ये सेंस सूट करता है। उसने अपने पति से खाना बनवाया, तो शी गॉट हर हस्बैंड कुक। आप कन्विंस करने में राजी करना भी समझ सकते हैं कि उसने अपने पति को राजी कर लिया खाना बनाने के लिए। तो शी गॉट हर हस्बैंड कुक। कुक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि तुम अपने पापा को पिकनिक के लिए मना लेते हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तुम अपने पापा को पिकनिक के लिए मना लेते हो। तो इसमें हम गेट और हैव दोनों लगा सकते हैं। पहले वाले सेंटेंस में भी गेट और हैव हम दोनों लगा सकते हैं। यू गेट और हैव, यू गेट और हैव कन्वींस, एग्री का इस्तेमाल ज्यादा अच्छा होगा इसमें। यू गेट और हैव योर फादर एग्री फॉर द पिकनिक। ये पहला सेंटेंस है, ये पहले तरह का सेंटेंस। हमने बताया था आपको कि गेट और हैव से दो तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, दो स्ट्रक्चर्स इसमें काम करते हैं। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए दो एग्जांपल्स, इस पहले स्ट्रक्चर का ये दूसरा एग्जांपल। यू गेट और हैव योर फादर एग्री फॉर द पिकनिक। गेट और हैव से एक दूसरा सेंस भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं जो पैसिव है, जो पैसिव सेंस है। कुछ किताबों में, कुछ वीडियोस में आपको ऐसा भी मिल सकता है कि कॉजेटिव वर्ब्स के दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉजेटिव, एक्टिव कॉजेटिव एंड पैसिव कॉजेटिव। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि कॉजेटिव वर्ब इज ऑलरेडी अ काइंड ऑफ ए वर्ब। तो काइंड ऑफ ए वर्ब का काइंड ऑफ ए वर्ब नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। एक्टिव और पैसिव में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें से कोई भी सेंटेंस अगर आप ट्रांजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सेंटेंस में, तो उस ट्रांजिटिव वर्ब को आप पैसिव में बोल सकते हैं। ये जो गेट और हैव से मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं, ये एग्जांपल ऑलरेडी पैसिव में है, और ये पैसिव का सेंस गेट और हैव से अमूमन बोला जाता है, अक्सर बोला जाता है। और कंपटीशन में भी ये दोनों ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इस पर आप ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद गेट और हैव लिखते हैं, और गेट और हैव के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। पहले वाले स्ट्रक्चर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और ये पैसिव सेंस होता है। और थर्ड फॉर्म के बाद अगर करने वाला सेंटेंस में है तो बाय से उसको हम लोग जोड़ देते हैं लास्ट में। आइए एग्जांपल देखते हैं। उसने अपनी घड़ी बनवाई, ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट है घड़ी, सब्जेक्ट है उसने अर्थात वह। उसने अपनी घड़ी बनवाई। अब घड़ी बनाने वाला कोई और है, कोई मैकेनिक हो सकता है, कोई उसका मित्र हो सकता है। तो हम इसमें दूसरा वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे और बोलेंगे शी गॉट या हैड। गेट का पास्ट रूप गॉट और हैड का पास्ट रूप हैड, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। शी गॉट और हैड हर वॉच रिपेयर्ड। तीन बार मैं इसको रिमाइंड कर रहा हूं कि ये ध्यान रहे कि यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, और लास्ट में बाय द मैकेनिक, बाय राम, बाय मोहन, आगे जो भी हो वो हम जोड़ लेंगे। दूसरा सेंटेंस, मुझे दिल्ली में एक घर बनवाना है।
ये मेरा सपना है। मुझे दिल्ली में एक घर बनवाना है। घर मैं खुद से नहीं बनाऊंगा, किसी और से बनवाऊंगा। तो इस सेंटेंस को भी हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर के माध्यम से बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? मुझे दिल्ली में एक घर बनवाना है, तो हम बोलेंगे आई हैव टू गेट, आई हैव टू गेट, या आई हैव टू हैव, दोनों हो सकता है। आई हैव टू गेट या आई हैव टू हैव अ हाउस बिल्ट इन दिल्ली। अब आगे आप जो भी बाय अ कॉन्ट्रैक्टर, कुछ भी आप आगे बाई जोड़ सकते हैं जिससे बनवाना है। तो आई हैव टू गेट या आई हैव टू हैव अ हाउस बिल्ट इन दिल्ली। ये दूसरा एग्जाम्पल था। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि गेट और हैव के ये दोनों यूजेस आपको समझ आ गए होंगे। पहली स्थिति में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और दूसरी स्थिति में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और थर्ड फॉर्म के बाद बाय से हम लोग आगे डूअर को जोड़ सकते हैं। आइए अब हम लोग पॉजिटिव वर्ब के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, जो पॉजिटिव वर्ब का अंतिम पॉइंट है। दिस इज द लास्ट फैक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द यूजेस ऑफ हेल्प। हेल्प का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी को इंस्पायर करना होता है, किसी को प्रेरित करना होता है, किसी को उत्साहित करना होता है। अगर कोई व्यक्ति मॉरली बहुत रिजिड या बहुत उत्सुक नहीं है, तो उसको हम इंस्पायर करने के लिए हेल्प का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें भी हम हेल्प के प्रयोग में भी हम लोग एक खास स्ट्रक्चर यूज करते हैं, और उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्प लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। विद टू, विदाउट टू, इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप टू जोड़ भी सकते हैं, टू नहीं भी जोड़ सकते हैं। तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे, स्ट्रक्चर हमने बता दिया। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्प लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको पीएम से मिलवा दूंगा। कोई व्यक्ति बहुत हताश है, नहीं मिल पा रहा है, तो किसी ने उसको इंस्पायर किया और कहा कि मैं आपको पीएम से मिलवा दूंगा। कैसे? आई विल हेल्प यू मीट द पीएम। आई विल हेल्प यू मीट, टू मीट भी हो सकता है। I will help you to meet, I will help you meet the PM। दूसरा सेंटेंस हम ले सकते हैं, उसने तुम्हें वहां पहुंचा दिया। उसने तुम्हें वहां पहुंचा दिया। सेंटेंस देखिए, उसने तुम्हें वहां पहुंचा दिया, अर्थात पहुंचने में उसने तुम्हारी मदद की। तो हम बोलेंगे he helped you to reach there। He helped you to reach there। 10 कॉजेटिव वर्ब्स के ये सभी यूजेस, लेट का प्रयोग, मेक एंड कॉज का प्रयोग, गेट एंड हैव का प्रयोग, दो अर्थों में, एक्टिव एंड पैसिव दोनों में, एंड हेल्प का प्रयोग भी आपने सीख लिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गया होगा। स्टिल if you have some problems, you are getting some confusion, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में अपना कंफ्यूजन लिखेंगे, और उस कंफ्यूजन का मैं निराकरण जरूर करूंगा। I want to assure you, wishing you all the best. Thank you.